नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो मैटर्स पे। देखिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को इजराइल की अपनी 2 दिवसीय विजिट शुरू करने वाले हैं, जो कि उनकी पहली यात्रा के 9 साल बाद हो रही है। उनकी 2017 की ट्रिप किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इजराइल की पहली यात्रा थी। उनकी अपकमिंग विजिट ऐसे समय में हो रही है जब इंडिया ने 100 से अधिक अन्य देशों के साथ मिलकर ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में इजराइल के डी फैक्टो एक्सपेंशन की निंदा की है, जबकि शुरुआत में न्यू दिल्ली इस आलोचना में अपना नाम जोड़ने को लेकर हिचकिचाता हुआ दिखाई दिया था। डिफेंस और सिक्योरिटी से लेकर ट्रेड और टेक्नोलॉजी तक हाल के वर्षों में इंडिया और इजराइल ने मजबूत टाइज बनाए हैं। भले ही न्यू दिल्ली ने पैलेस्टीनियंस की सॉवरिंग नेशन के लिए दशकों पुरानी सपोर्ट के बावजूद उनके फ्लाइट को लेकर ठंडा रुख अपनाया हो। अक्टूबर 7, 2023 के अटैक के बाद कई वेस्टर्न लीडर्स इजराइल में नेतन्याहू से मिलने गए हैं, लेकिन बहुत कम ग्लोबल साउथ लीडर्स ने ऐसा किया है, जिससे एनालिस्ट के अनुसार मोदी की विजिट और अधिक सिग्निफिकेंट हो जाती है। 15 फरवरी को जेरूसलम में कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ मेजर अमेरिकन ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ऑल सॉर्ट ऑफ कॉपरेशन पर चर्चा करने वाले हैं। उन्होंने कहा, इजराइल और इंडिया के बीच ट्रेमेंडियस अलायंस है और हम हर तरह के कॉपरेशन पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि इंडिया कोई छोटा कंट्री नहीं है। उनकी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। इंडिया इनॉर्मसली पावरफुल और इनॉर्मसली पॉपुलर है, लेकिन इंडिया और इजराइल के टाइज हमेशा इतने कोजी नहीं थे। मैंने एक टाइमलाइन बताई है जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि कैसे उनके रिलेशंस हॉस्टिलिटी और सस्पिशियस से लेकर सीक्रेट वेपन्स ट्रेड और अब ओपन एम्ब्रेस तक विकसित हुए, और इसका इंडिया के पैलेस्टीन के साथ रिलेशंस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1930 और 40 इंडिया इजराइल के क्रिएशन का विरोध करता है। ब्रिटिश कॉलोनिज्म के दौरान इंडिया ने पैलेस्टीनियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के साथ गहरी पहचान बनाई। 1920 से 1948 के बीच पैलेस्टीन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन था और यूके ने 1917 की बाल्फोर डिक्लेरेशन के माध्यम से जूइस को, जिन्हें एडोल्फ हिटलर के ऑपरेशंस के कारण यूरोप से विस्थापित किया गया था, ब्रिटिश मैंडेट इन पैलेस्टीन में होमलैंड देने का वादा किया था। पैलेस्तीन अरब का है और उसी अर्थ से जैसे इंग्लैंड इंग्लिश का है या फ्रांस फ्रेंच का है। महात्मा गांधी ने 26 नवंबर 1938 को अपने साप्ताहिक न्यूज़पेपर हरिजन में लिखा। हालांकि उन्होंने जूइस के प्रति सहानुभूति भी व्यक्त की और कहा कि जर्मन परसिक्यूशन ऑफ द जूइस का इतिहास में कोई पैरेलल नहीं है, लेकिन गांधी ने जोर देकर कहा कि जूइस को अरब्स पर थोपना गलत और अमानवीय होगा। उन्होंने कहा, यह ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम होगा कि प्राउड अरब्स को कमजोर किया जाए ताकि पैलेस्टीन को पूरे रूप से जूइस का नेशनल होम बनाया जा सके। 1947 में इंडिया स्वतंत्र राष्ट्र बना और उसी वर्ष उसने यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान के खिलाफ वोट किया, जो पैलेस्तीन को जूइश स्टेट ऑफ इजराइल और पैलेस्टीनियन अरब्स वाले स्टेट ऑफ पैलेस्तीन में विभाजन करने का प्रस्ताव था। सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉल्यूम 5 के अनुसार नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जो यूएन में इंडिया की इनवॉय थी, को न्यू दिल्ली पर डिवीजन के पक्ष में वोट देने का दबाव बनाने के लिए डेथ थ्रेट्स मिले थे, लेकिन नेहरू सरकार नहीं झुकी। इसके बजाय इंडिया, यूगोस्लाविया और ईरान ने एक सिंगल फेडरेटेड स्टेट का समर्थन किया, जिसमें नेहरू के अनुसार उन क्षेत्रों को अधिकतम ऑटोनॉमी दी जाए जहां जूइश और अरब्स मेजोरिटी में है। 1948 में नेहरू ने कहा कि हमने हमेशा कहा है कि पैलेस्तीन स्वतंत्र और किसी एक पावर के कंट्रोल से मुक्त होना चाहिए। कोई भी सॉल्यूशन स्थायी नहीं हो सकता जब तक वह अरब्स और जूइश दोनों की कंसेंट पर आधारित ना हो, और कोई भी स्थायी समाधान फोर्स से थोपकर बनाए नहीं रखा जा सकता। 1949 में इंडिया ने इजराइल की यूएन मेंबरशिप के खिलाफ भी वोट किया। 1950s इंडिया इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन डिप्लोमेटिक टाइज नहीं बनाता। इजराइल रिकॉग्नाइजेशन के लिए उत्सुक था और उसने कई इनवॉइस इंडियन ऑफिशियल्स से मिलने भेजे। रिनोड साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन भी उन लोगों में से थे जिन्हें इजराइल ने भारत को जूइश नेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए मानने में मदद करने को कहा। जून 1947 में नेहरू को लिखे पत्र में आइंस्टाइन ने उनसे पावर पॉलिटिक्स की राइवलरीज और प्रीटी नेशनलिस्ट एपिटाइट्स के इगोस्टिम को समाप्त करने और पैलेस्तीन में शुरू हुई ग्लोरियस रेनेसेंस का समर्थन करने को कहा।
उस समय नेहरू आश्वस्त नहीं थे, लेकिन अंततः 17 सितंबर 1950 को इंडिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। रिकॉग्नाइजेशन के बाद नेहरू ने कहा, हम बहुत पहले रिकॉग्नाइज कर सकते थे क्योंकि इजराइल एक फैक्ट है। हमने इसीलिए परहेज किया क्योंकि हम अरब कंट्रीज में अपने मित्रों की सेंटिमेंट्स को आहत नहीं करना चाहते थे। हालांकि इंडिया ने डिप्लोमेटिक टाइज स्थापित करने से दूरी बनाए रखी। अगले 4 दशकों तक इंडिया ने अपने पासपोर्ट से इजराइल यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाया। 1960s प्रो पैलेस्टीनियन रुख, लेकिन इजराइल के लिए ओपनिंग। इंडिया की पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सिंपैथीज पैलेस्टीनियन कॉज के साथ बनी रही। मई 1960 में नेहरू ने गाजा में तैनात यूएन ट्रूप्स का दौरा किया, लेकिन 1962 में इंडिया चाइना वॉर के दौरान इजरायली प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन ने नेहरू को पत्र लिखकर सिंपैथी और वेपन्स की पेशकश की। इंडिया ने इजरायली वेपन स्वीकार किए, लेकिन अनुरोध किया कि सप्लाई करने वाले शिप्स पर इजरायली फ्लैग न हो ताकि अरब अलाइज नाराज न हो। यह डिटेल्स जेरूसलम के आर्चीव्स के डॉक्यूमेंट्स में सामने आई है और इंडिया ने इन्हें खंडित नहीं किया। यहीं से दोनों देशों के बीच डेकेड्स लॉन्ग कन्वर्ट रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान भी इजराइल ने एम्यूनेशंस की पूर्ति की। 1970s सीक्रेट वेपन्स और हिस्टोरिक पैलेस्टीनियन रिकॉग्नाइजेशन। 1971 में इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स बढ़ने पर फ्रांस में इंडिया के एम्बेसडर डीएन चटर्जी ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पत्र लिखकर इजरायली असिस्टेंस लेने की वकालत की। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने प्रस्ताव स्वीकार किया। रिसर्च और एनालिसिस विंग RAW यानी कि रॉ के माध्यम से इंडिया ने लाइचेनटेनस्टीन के रास्ते इजरायली आर्म्स प्रोक्योर करने की प्रक्रिया शुरू की। इजरायली प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर ने बदले में डिप्लोमेटिक रिकॉग्नाइजेशन मांगा, लेकिन इंडिया ने इनकार किया। इसके बजाय 1974 में इंडिया पहला नॉन अरब कंट्री बना जिसने पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को पैलेस्टीनियन लोगों का सोल रिप्रेजेंटेटिव माना। 1975 में PLO ने इंडिया में ऑफिस खोला। हजारों पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स हायर स्टडी के लिए इंडिया आए। 1980s माई सिस्टर एंड न्यूक्लियर फैसिलिटी पर प्लान्ड अटैक। 1983 में नॉन अलाइन मूवमेंट समिट के दौरान PLO लीडर यसर अराफत ने इंदिरा गांधी को अपनी सिस्टर कहा, लेकिन इसी दशक की शुरुआत में इजराइल ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर ज्वाइंट ऑपरेशन का प्रस्ताव दिया, जिसे इंडिया ने ठुकरा दिया। 1988 में इंडिया ने पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज किया। 1990s डिप्लोमेटिक टाइज की स्थापना। कोल्ड वॉर के अंत के बाद इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी एडजस्ट की। जनवरी 1992 में इंडिया ने इजराइल के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज स्थापित कर लिए। 1999 के कारगिल वॉर के दौरान इजराइल ने इंडिया को लेजर गाइडेड बॉम्ब किट्स और मिसाइल्स की सप्लाई पर मिलिट्री सहायता दी। 2014 ऑनवर्ड्स ओपन एम्ब्रेस। 2000s में इंडिया इजराइल का बड़ा डिफेंस बायर बन चुका था। 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद टाइज में शार्प अपटर्न आया। 2015 में प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी इजराइल जाने वाले पहले इंडियन प्रेसिडेंट बने। जुलाई 2017 में मोदी इजराइल जाने वाले पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने। जनवरी 2018 में नेतन्याहू न्यू दिल्ली आए। 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने ब्लू फ्लैग 2021 एक्सरसाइज में भाग लिया। इजरायली कंपनीज जैसे एल्बिट सिस्टम्स और राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने अडानी ग्रुप और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स जैसी इंडियन फर्म्स के साथ पार्टनरशिप स्थापित की। ट्रेड 1992 के $200 मिलियन से बढ़कर 2024 में $6.5 बिलियन हो गया। इंडियन पर्ल्स, प्रीसियस स्टोन्स, डीजल, केमिकल्स, मशीनरीज और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, जबकि पेट्रोलियम, केमिकल मशीनरीज और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है। दोनों देशों ने बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी यानी BIT भी साइन किया। पैलेस्तीन के साथ रिलेशंस पर प्रभाव। मोदी के तहत इंडिया ऑफिशियली 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है, लेकिन गाजा पर इजराइल की एक्शंस की आलोचना करने में कॉशियस रहा है। 2016 में इंडिया ने ICC में इजराइल को लाने के UN वोट से एब्सटेन किया। 2023 के गाजा वॉर के दौरान सीज फायर रेजोल्यूशन पर भी एब्सटेन किया। 2024 में UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल के आर्म्स एम्ब्रेगो रेजोल्यूशन से भी एब्सटेन किया। हालांकि ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में इजराइल की एक्शंस की इंडिया ने आलोचना की और 100 से अधिक देशों के ज्वाइंट स्टेटमेंट में शामिल हुआ।
अपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने मोदी की इजराइल विजिट की आलोचना की है। जयराम रमेश ने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा कि यदि पीएम गंभीर हैं तो उन्हें नेतन्याहू से सीधे बात करनी चाहिए। एनालिसिस्ट का मानना है कि मोदी पैलेस्टीन मुद्दे पर हाईली डिप्लोमेटिक रुख अपनाएंगे। इंडिया की स्ट्रेटजी मिडिल ईस्ट में स्ट्रेटेजिक बैलेंस की है, जहां वह इजराइल के साथ कॉपरेशन गहरा करता है, वहीं पैलेस्टीनियन लीडर्स और अरब स्टेट्स के साथ टाइज बनाए रखता है। गल्फ कंट्रीज इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और लाखों इंडियन नेशनल के वेलफेयर के लिए महत्वपूर्ण है। यही जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस इंडिया की मिडिल ईस्ट पॉलिसी को शेप करता है।